हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंडिया जो है, इंडिया का है ना बहुत ही जोग्राफिकल एक्सपेंस बहुत ही वास्ट है। ठीक है, यहाँ पर है ना अलग अलग जोग्राफी आपको देखने को मिलती है। तो इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आप है ना नॉर्थ टू साउथ देखेंगे ना, यानी कि आप नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं, लद्दाख से शुरू कर रहे हैं और साउथ तक जा रहे हैं, कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा वो है 3200 किलोमीटर। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, यानी कि आप अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक जा रहे हैं जो गुजरात में है, तो आपको 2900 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो 4 डायरेक्शन है हमारी इंडिया की, तो अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे तो आपको वहां क्या दिखाई देगा, द हिमालयाज। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है वो हमारे उत्तर दिशा में है। ठीक है, अगर आप वेस्ट की बात करेंगे, पश्चिम की बात करेंगे, तो वहां पर अरेबियन सी है। अगर आप ईस्ट की बात करेंगे, उत्तर दिशा की बात करेंगे, तो वहां पर बे ऑफ बंगाल है। और अगर आप साउथ को देखेंगे, ठीक है, तो अगर इंडिया के साउथ को आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, इंडियन ओशियन है। और आपको पता है इंडियन ओशियन वो इकलौता ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे जिसका नाम है। ठीक है, हमारे पास जो बाकी ओशियंस है उनका नाम कंट्री के नाम पे नहीं है, लेकिन इंडियन ओशियन का नाम कंट्री के नाम पे है। उसके बाद जो इंडिया का लोकेशन है, आपको पता है हमारा जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो लाई करता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको हम कर्क रेखा बुलाते हैं, वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ से पास करती है। ठीक है, और अगर आप इंडिया का मेनलैंड जो एक्सटेंड करता है, यानी कि अगर आप ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4N एंड 37 डिग्री 6N लैटिट्यूड की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये इंडिया की लोकेशन को दिखाता है। यानी कि जब ये लोकेशंस आपको दी गई है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, और ये तो है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना कि लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक का क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं आप ईस्ट टू वेस्ट, तो इंडिया किन किन डिग्रीज के बीच में एक्सटेंडेड है, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो आपको है ना ये याद होने चाहिए। 1 मार्क में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी डिग्री पर है। ठीक है, इंडिया कौन से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे, आपको पता है एक स्टैंडर्ड टाइम हमने रख रखा है, लेकिन 29 डिग्री का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखोगे जहाँ सबसे पहले सूर्य उगता है इंडिया में, तो वहां से लेके अगर आप वेस्ट में देखोगे, गुजरात में जाते जाते, तो उसी सूरज को जो अरुणाचल प्रदेश में उग चुका था उसको 2 घंटे बाद दिखाई देता है वो गुजरात में। क्यों? क्योंकि 29 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस है। ठीक है, और आपको पता है ना हर एक डिग्री पे 4 मिनट टाइम होता है, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 4 मिनट होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको हमारे 6 क्लास के पुराने लेक्चर्स देखने होंगे। ठीक है, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो टाइम है, इंडिया में जो टाइम चलता है उसको हम है ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं। और वो कितनी डिग्री पे है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है, और आपको पता है जो पूरे वर्ल्ड में जो टाइम डिसाइड होता है वो किसके थ्रू डिसाइड होता है, ग्रीनविच के थ्रू डिसाइडेड होता है। अब इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ऐसे है ना 7 देश है जो हमारे साथ धरती से जुड़े हुए हैं, यानी कि लैंड बाउंड्रीज जिनके साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ये वो 7 कंट्रीज है जिनके साथ है ना हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना 2 आइलैंड नेबर्स भी है हमारे, यानी कि पानी के थ्रू भी हम 2 नेबर से जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन है, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका और इंडिया पाल्क स्ट्रेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट किसको बोलते हैं, जो पानी वाला एक नैरो पैसेज होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रेट बुलाते हैं। ठीक है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। और आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स की, तो आपको पता है मैंने अभी आपको बताया कि हिमालयन माउंटेन्स जो है वो हमारे नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में क्या लाई करते हैं, हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय का मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो। आपको पता है ना पूरा के पूरे हिमालय जो है वो बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, अब हिमालयंस जो रेंज है वो भी है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री भी बुलाते हैं, फिर है मिडिल हिमालय जिनको हिमाचल भी कहते हैं, और थर्ड है शिवालिक। ठीक है, तो अगर आप ग्रेट हिमालय या हिमाद्री की बात कर रहे हैं तो यानी कि आप है ना नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो इस रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, मिडिल हिमालय और हिमाचल की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये हिमाद्री के साउथ में है। ठीक है, अभी जो हिमाद्री जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट था उसके साउथ में क्या है,
मिडिल हिमालयस, और शिवालिक जो है ये सदर्न मोस्ट रेंज है, यानी कि हिमालय के एकदम साउथ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कौन सी रेंज हमें दिखाई देगी, शिवालिक रेंज। उसके बाद आते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। तो आपको पता है जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, उत्तरी मैदान जो है हमारे, ये है ना हिमालय के साउथ में पड़ते हैं, और ये ना बहुत ही लेवल और फ्लैट है, यानी कि आप बिहार की, यूपी की, पंजाब की, हिमाचल की, पंजाब की, इन सारे रीजन्स की जब बात कर रहे हैं तो आप नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साउथ में लाई करता है, ठीक है, ये हिमालय के, और ये बहुत ही लेवल और फ्लैट है, इसलिए यहाँ पे ना जो बहुत सारी नदियाँ आती है अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट लेके आती है, वो जब सारा का सारा सॉइल को लाके इन एरिया में बिछा देती है, ऐसे ये एरिया बने हैं, और इस वजह से ये एरिया बहुत ही फर्टाइल रीजन है, ठीक है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, उनकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जो सारा रेत लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल लैंड है, और इसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। अब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे क्यों रहती है, आपको पता है कि कोई भी एरिया जब फ्लैट होता है, प्लेन में होता है, तो वहाँ पे है ना खेती करना बहुत आसान है, ट्रांसपोर्ट बिछाना बहुत आसान है, ठीक है, कम्युनिकेशन के बेस बनाना, रोड्स बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, सब कुछ वहाँ पे बनाना, ट्रांसपोर्ट, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ कितना ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही सब चीजें पहाड़ों में करोगे तो वहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पहाड़ कट करने पड़ते हैं, लैंडस्लाइड्स आ रहे होते हैं, सुनामी आ रही होती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन जो प्लेन्स एरिया होते हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी अपने साथ इतना सारा फर्टाइल रीजन लेके आती है, आपको पता है ना, इसीलिए इस पूरे रीजन में ना बहुत ही अच्छी खेती भी होती है ना, आपको पता है ना, गन्ना उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है नॉर्दर्न बेल्ट में। उसके बाद अगर आप वेस्टर्न पार्ट की बात करोगे, इंडिया के वेस्ट पार्ट को अगर आप देखोगे तो वहां पर है ना ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अब आपको पता है, ये ऑब्वियसली सी बात है कि डेजर्ट है तो क्या कैसा एरिया होगा, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेत है वहां पे, ठीक है, और वहां पे ना बहुत ही कम वेजिटेशन है, यानी कि अगर आप प्लांट्स को देखोगे ना तो बहुत ही कम प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है ना इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप भी है, कौन कौन से है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, यहाँ पे ना कोरल आइलैंड देखने को मिलते हैं। अब कोरल आइलैंड क्या होते हैं, तो आपको पता है कोरल्स ना वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये कॉलोनीज में रहने वाले एनिमल्स हैं जो सी में रह रहे होते हैं। कभी कभी अगर आपने सी को देखा होगा तो बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वो जो एनिमल्स हमें दिख रहे होते हैं, जिनकी शेप भी हमें सही से समझ नहीं आ रही होती, वो एक्चुअली क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप अंडमान एंड निकोबार को देखोगे तो वो बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो हमारे 2 आइलैंड्स है, ठीक है, हमारे वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, राजस्थान वाला जो हमारा रीजन है। उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो पेनिनसुला कौन सा रीजन होता है, पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब है पठार, ठीक है। ये एक तो शेप में कैसा है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ये कैसी शेप का है, ये ट्रायंगुलर है शेप में। एक तो जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है उसकी शेप है ना ट्रायंगुलर है, ठीक है, एक आपको ट्रायंगल की शेप देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हम त्रिभुज बुलाते हैं, ठीक है। तो जो अरावली हिल्स है, जो आपको पता है ना ओल्डेस्ट रेंज है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, वो इस पूरे एरिया में लाई कर रही होती है। उसके बाद विंध्या और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां होती हैं वो भी यहाँ पर लाई करती हैं, और नर्मदा और तापी नदी भी इन्हीं रेंज से गुजरती है, जो है ना वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, ये नदियां जाके कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको पता ना हमारे यहाँ पे 2 घाट भी अवेलेबल है, एक है वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट। इनको है ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बुलाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किस एरिया को बुलाते हैं, तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे है ना बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फोना की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हमें देखने को मिलती है ना, तो उस एरिया को हम क्या बुलाते हैं, डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है प्लेटू वाला, पठार वाला रीजन जो होता है, आपने अगर हमारा पुराने वाला लेक्चर देखा है, पिछले वाला लेक्चर देखा है, तो उसमें मैंने आपको है ना माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स के स्पेशलिटी बताई थी ना। तो मैंने आपको बताया था कि पठार जो होते हैं उसमें है ना वो बहुत ही रिच होते हैं, वहां से है ना वो बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप अफ्रीकन के प्लेटू को देखोगे वहां से आपको गोल्ड एंड डायमंड मिल रहे होते हैं। इंडिया में जो है वो कोल में और आयरन ओर में बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारा, आपको पता है ना, ये झारखंड वाला पूरा जो रीजन है, बिहार वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत सारा कोयले की खदान है कि नहीं है। और आप अगर साउथ के रीजन में देखोगे वहां पे गोल्ड की माइंस भी है, ठीक है। तो ये जो सारे रीजन होते हैं यहाँ पे क्या होता है, और अगर आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के मतलब ईस्टर्न घाट के ईस्ट पार्ट पे देखोगे वहां पे ना हमारा कोस्टल प्लेन लाई करता है, ठीक है। अगर आप हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखोगे वो बहुत ही नैरो है, यानी कि बहुत ही पतला है, ठीक है। और अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखोगे वो बहुत ही चौड़ा है, ब्रॉडर है, ठीक है। बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और अभी मैंने आपको 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर बताई थी, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन होता है वो जरूर याद रखना चाहिए। तो नर्मदा और तापी जो है वो क्या है, वो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर।
उसके बाद जो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ जब बहुत सारा कुछ बहा के लाती है, डिपॉजिट बहा के लाती है, उस सारे को जब वो आके गिरा देती है बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पर एक डेल्टा बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। उसके बाद आता है पेनिनसुला, ठीक है, तो पेनिनसुला ना हम उस एरिया को कहते हैं जो 3 तरफ से है ना पानी से घिरा होता है, और अगर एक एरिया है ना चारों तरफ से पानी से घिरा है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम आइलैंड बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एलुवियल डिपॉजिट, तो आपको पता है एलुवियल डिपॉजिट का मतलब होता है, एलुवियल एक टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है, तो ये ना वो मिट्टी होती है जो नदियां अपने साथ बहा के लाई है और नदियों के किनारे आके ये जो मिट्टी है ये गिर जाती है, इसीलिए जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन है तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है ये, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिब्यूटरी, तो आपको पता है एक मेन रिवर जैसे जा रही है, गंगा जा रही है, अगर उसी रिवर में से निकल के ना एक दूसरी नदी चल दे देती है तो उसे हम है ना ट्रिब्यूटरी बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, और इस डेल्टा की शेप भी क्या है, ट्रायंगुलर। आपको पता है इंडियन ओशियन की जो शेप है वो भी ट्रायंगुलर है, इंडियन प्लेटू की जो शेप है वो भी ट्रायंगुलर है, और जो सुंदरबन डेल्टा है उसकी शेप भी क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। और अब आपको पता है ये जो सारा का सारा एरिया आके रिवर में गिर रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर जो पोर्शन होता है ना उसको हम बुलाते हैं माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। तो माउथ ऑफ द रिवर किसको कहते हैं, जहां पे ना रिवर सी में एंटर कर रही होती है, उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोरल्स क्या होती है, जब मैं आपको पीछे बताया था कि कोरल्स क्या होते हैं, तो कोरल्स जो है ना मेरीन एनिमल जिनको हम पॉलिप्स बुलाते हैं, जो निडेरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपको पता होगा निडेरिया एक एनिमल किंगडम की फैमिली है, तो वहां से जो बिलोंग करते हैं वो जब है ना कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि वो है ना सरफेस से अटैच कर जाते हैं और वहां पर वो रह जाते हैं, तो उनके जो लेफ्ट ओवर पोर्शंस होते हैं उनको हम कोरल्स बुलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर है ना डिफरेंट डिफरेंट पॉलिप्स ग्रो करते रहते हैं और क्या बनाते रहते हैं, कोरल आइलैंड बनाते रहते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एक कोरल आइलैंड है, ठीक है। देखो ऐसे दिखते हैं, मैं अभी आपको बता रही थी ना कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं, इससे भी सुंदर सुंदर पिक्चर होती है, लेकिन ये वाले पिक्चर से आपको आइडिया लग रहा होगा। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स 6 क्लास का हमारे सी टेट के पेपर 2 के लिए, EMRS के एग्जाम के लिए, ठीक है, और हमारा जो बिहार में 6 to 8 सोशल साइंस के लिए अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और मैंने 6 क्लास ज्योग्राफी की पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं बाकी लेक्चर।